जरा सोचो, अगर औरतों से भरे एक जहाज पर हमला करके उन्हें एक ऐसे आइलैंड पर बंदी बना लिया जाए जिसके बारे में कोई जानता ही न हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है सिंगापुर की एक होटल में, जहाँ कुछ फौजी अपनी पत्नियों के साथ डांस कर रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे, तभी अचानक बाहर से जोरदार धमाकों की आवाज हुई और एक आदमी ने अंदर आकर पार्टी रोक दी। उसने सबको बताया कि जापानी फौजी बॉर्डर पार कर चुके हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ हमला कर सकते हैं। जल्दी से सभी औरतों और बच्चों को एक समुद्री जहाज में बिठाया गया जो उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाएगा और सभी आदमी जापानियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। सबने अपने घर वालों को अलविदा कहा और सभी औरतें तुरंत शिप में चढ़ गई। वहाँ सबको अपनी सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स दी गई। रात तो आराम से बीत गई, लेकिन सुबह होते ही जापान के लड़ाकू विमानों ने उनकी शिप पर मिसाइल्स गिरा दी। इस हमले से जहाज पर अफरा तफरी मच गई और काफी औरतें और बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। बचे कुछ लोग एक लाइफ बोट में बैठकर पास के टापू पर चले गए, लेकिन रोजमेरी, सुजन और एड्रियन नाम की 3 औरतें पानी में ही रह गई। वो तीनों बेचारी पूरा दिन तैरती रही और आखिरकार पास के टापू पर पहुंची। इसके बाद उन्होंने एक घना जंगल पार किया और अब तक वो पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से बात करके अपना जोश बनाए रखा। सबसे पहले उनकी नजर जापानी फौजियों पर पड़ी जो साइकिल पर जा रहे थे। आखिरकार जापानी फौज के कैप्टन तनाका ने उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। रास्ते में एड्रियन ने कैप्टन से कहा कि उन्होंने औरतों और बच्चों के जहाज पर हमला करके अच्छा नहीं किया। जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से युद्ध में औरतों और बच्चों पर हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन कैप्टन ने कहा कि जापान ने तो कभी जेनेवा कन्वेंशन को साइन ही नहीं किया। जब वो तीनों एक शहर में उतर गई तो अचानक एक जापानी फौजी ने रोजमेरी के गाल पर बिना बात के ही थप्पड़ जड़ दिया। फिर वो उन तीनों को घसीटकर और लोगों के बीच ले गया। पता चला कि असल में जो औरतें और बच्चे लाइफ बोट में बच गए थे उन्हें जापानी फौजी बंदी बनाकर यहाँ ले आए थे। यहीं पर सुजन ने अपनी नर्स सहेलियों को देखा। अपनी साथी नर्सों को वहाँ जिंदा देखकर सुजन बहुत खुश हुई। इसके बाद सैनिक उन सबको जंग के कैदियों के बेस पर ले गए, जहाँ कई देशों के कैदी मौजूद थे। अगली सुबह सैनिकों ने सारे कैदियों को उठाया। वो उनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करते थे। फौज के कर्नल ने कहा कि अब वो सभी जापानी सरकार के कैदी हैं और उन्हें अब उनकी मर्जी के हिसाब से ही रहना होगा। तभी एक औरत ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जापानी फौजी ने उसे पकड़कर बहुत पीटा। इसके बाद सैनिकों ने उन्हें जबरदस्ती जापानी झंडे के सामने सर झुकाने को कहा। कुछ देर बाद एक ट्रक वहां पहुंचा जिसमें जापानी सैनिकों का खाया हुआ मीट और सब्जियां थी। ये बचा कुचा खाना इन कैदियों को खाना पड़ा। सभी औरतें आपस में बातें करने लगी और उन्होंने देखा कि वहाँ कई देशों की औरतें मौजूद थी। नाश्ता करने के बाद उन सबसे पूरा दिन कड़ी धूप में खेतों में काम करवाया जाता था। वहाँ पर औरतों के लिए टॉयलेट तक की सुविधा नहीं थी। चाहे कोई कितना भी थक जाए, लेकिन उन्हें आराम करने की इजाजत नहीं थी। हर रोज जापानी सैनिकों के नहाने के लिए उन सबको पानी भरकर लाना होता था। उस समय फौजी बिना किसी शर्म के उनके सामने बिना कपड़ों के घूमते रहते थे। उन औरतों के लिए ये काम बेहद मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये सब करना पड़ता था। उनमें से एक औरत ने सब में ये अफवाह फैला दी कि पहाड़ी की दूसरी ओर आदमियों को बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। हालांकि रोजमेरी को लगा कि हो सकता है उसका पति भी उसी तरफ हो। कुछ हफ्तों बाद ही सारे कैदियों के बीच मलेरिया फैल गया। उनमें से कुछ तो मर गए और कुछ पूरी तरह बेड रेस्ट पर आ गए। उनमें से सबसे बूढ़ी औरत मिसेस रॉबर्ट्स को भी मलेरिया हो गया था। वो जहाज पर हुए हमले के बाद भी अपने पालतू कुत्ते को यहाँ तक अपने साथ लाई थी, लेकिन कैंप में मौजूद कुछ औरतें दुआ कर रही थी कि काश मिसेस रॉबर्ट्स मर जाए ताकि वो सब उसके कुत्ते को मारकर खा सकें। इससे पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों के बीमार हो जाने की वजह से अब वहाँ दवाइयों का अकाल पड़ गया था। इसलिए उन औरतों ने फौजियों को अपने झुमके देकर दवाई लेने की सोची। ये काम करने के लिए विंग नाम की चाइनीज औरत तैयार हो गई। वो रात को कैंप से भाग निकली और तारें पार करके दवाई लेने में कामयाब हो गई, लेकिन उसी वक्त कुछ गार्ड्स को उसके भागने की भनक लग गई। आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर झोपड़ी में वापस लौटी। फिर उन्होंने मिस रॉबर्ट्स को वो दवाई दी जिससे उसे काफी आराम मिला। लेकिन अगली सुबह कैप्टन तनाका को इस पूरे मामले की खबर मिल गई। वो विन को खींचकर सबके सामने ले आया और उसे वहीं पर जिंदा जला दिया। उसे जलता देखकर बाकी औरतों का तो दिल दहल गया। उस शाम एडियन एक धुन गुनगुना रही थी जब डेजी नाम की बूढ़ी औरत उसके साथ गाने लगी। संगीत को लेकर उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर बाकी कैदियों के मनोरंजन के लिए एक ऑर्केस्ट्रा शुरू करने का फैसला किया।
वो दोनों किताब में गाने लिखा करती, लेकिन कुछ औरतें जापानियों के डर से उन्हें रोक रही थी। अगली सुबह एड्रियन और डेजी ने ऑर्केस्ट्रा की पहली प्रैक्टिस की शुरुआत की, लेकिन उसी वक्त फौजियों ने आकर रंग में भंग डाल दिया। उन्होंने औरतों को पकड़ पकड़ कर पीटा, क्योंकि किसी को भी गाने बजाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वो औरतें भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक छोटा ग्रुप बना लिया और शांत जगहों पर छिप छिप कर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने काफी गाने तैयार कर लिए। एक दिन अचानक सार्जेंट उनकी झोपड़ी में घुस आया और डेजी के पास पहुंचा। उसने डेजी को एक कागज दिया जिस पर कई लड़कियों के नाम लिखे थे। फौजी उन सबको पकड़कर एक ट्रक में डालकर अपने साथ ले गए। वो सब एक बंगले में पहुंचे जहां कई जापानी अफसर रहते थे। एक आदमी ने उन्हें समझाया कि उन सबको अपनी जिंदगी सुधारने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। अगर वो इन अफसरों की रखैल बनकर रहने को तैयार हो जाएं, तो उन्हें मखमली बिस्तर, अच्छा खाना और रहने के लिए कमरा मिलेगा। ये सुनते ही कुछ औरतें तो गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन कुछ ने मौके पर चौका मारकर अफसरों के साथ रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब कई महीने बीत चुके थे, लेकिन जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे कैंप में कई औरतों की मौत भी हो गई थी। एड्रियन ने सूजन और उसकी सहेलियों को उनके ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने को कहा। एक दिन सूजन डॉक्टर वर्स्कैट के कैबिन में घुस गई और उसने देखा कि वो एक लाश के मुंह से सोने का दांत बाहर निकाल रही थी। पहले तो उसे लगा कि ये डॉक्टर बिल्कुल नीच हरकतों पर उतर आई है, लेकिन असलियत तो ये थी कि डॉक्टर जापानी फौजियों को सोना देकर दवाइयों का इंतजाम किया करती थी। डॉक्टर ने सूजन को भी ये काम सीखने को कहा, ताकि अगर वो कभी मारी भी गई तो कोई तो हो जो कैदियों की जान बचा सके। उस रात जब एड्रियन झोपड़ी से बाहर निकली, तो एक सैनिक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने शराब पी रखी थी और वो एड्रियन का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन एड्रियन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे कीचड़ में धक्का दे दिया। तभी बाकी फौजी वहां आ गए और उन्होंने एड्रियन पर बिना बात के एक फौजी पर हमला करने का इल्जाम लगाया। उसे पूरी रात एक पिंजरे में बंद करके रखा गया और सुबह होते ही सैनिक उसे कैप्टन तनाका के पास ले गए। उस सैनिक ने तनाका से झूठ कह दिया था कि उसने तो एड्रियन को सिर्फ इसलिए छुआ क्योंकि वो जापानी झंडे के सामने सर नहीं झुकाती थी। जब एड्रियन ने तनाका को सच बताने की कोशिश की, तो उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और जोर जोर से लाते मारने लगा। उधर बाकी औरतें कर्नल के ऑफिस में जाकर एड्रियन को रिहा करने की गुजारिश करने लगी। उन्होंने कहा कि जब गलती फौजी की थी तो एड्रियन को सजा क्यों मिले। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन औरतों के बार बार कहने पर वो भी सोचने पर मजबूर हो गया और उसने एड्रियन को आजाद करवा दिया। एड्रियन की रिहाई की खुशी में औरतों ने ऑर्केस्ट्रा का पहला शो किया, जिसे देखते ही जापानी फौजियों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन फौजियों को ऑर्केस्ट्रा रोकने के ऑर्डर्स दिए गए थे, लेकिन वो संगीत की धुन में इतना खो गए कि सारे ऑर्डर्स भूल गए। आखिर में कुछ ऑफिसर्स ने भी उन औरतों के लिए तालियां बजाई। इसके कुछ दिन बाद सभी कैदियों को इकट्ठा करके बताया गया कि युद्ध में जापान जीत रहा है और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी उनसे हाथ मिलाना चाहता है। ये सुनते ही सूजन के मुंह से गाली निकल गई, लेकिन कैप्टन तनाका ने उसे सुन लिया था। उसने सूजन को अपने पास बुलाया और फौजियों से कहकर उसे इस तरह से जकड़ दिया कि अगर वो थोड़ा सा भी हिली तो उसकी मौत पक्की है। बेचारी सूजन कड़कड़ाती धूप में बिना पानी के कई घंटों तक वैसे ही बैठी रही। सैनिकों ने किसी को भी उसकी कोई मदद नहीं करने दी। पूरे 24 घंटे बीत गए और कैप्टन उसके पास आया। उसकी जीने की इच्छा देखकर वो काफी इम्प्रेस हुआ और आखिरकार उसने सूजन को छोड़ दिया। अब तो हर रात को औरतें कर्नल और सार्जेंट के लिए ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करती थी और इतने दिन से उन्हें लगातार सुनकर वो लोग भी उनके फैन हो गए थे। उन्होंने तो औरतों को इनाम के तौर पर 2 साबुन की टिक्कियां भी दी। वाह, कितने दयालु लोग हैं ये। उन औरतों को वहां आए हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे। एक दिन उन सबको एक अलग जगह पर ले जाया गया जहां और भी कम सुविधाएं थी। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि जापान युद्ध में हार रहा था। अब उनके पास अपने सैनिकों तक के लिए खाना नहीं बचा था, तो कैदियों की तो बात ही क्या है। दूसरी जगह जाते हुए रोजमेरी की नजर उन कैदियों पर पड़ी जिन्हें जापानी फौजी बंदी बना के ला रहे थे। उनमें से एक उसका पति भी था, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो जानती थी कि अब उसके पति को मार दिया जाएगा। वो बेचारी पूरे रास्ते रोती हुई गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो अब अपने पति से कभी नहीं मिल पाएगी। नई जगह पर पहुंचकर उन सबको टूटे फूटे घरों में बिना गद्दों के रहना पड़ा। वहां पर खाने के लिए भी बहुत कम राशन आता था, इसलिए औरतों को जंगली सांप और जानवर खाकर अपना गुजारा करना पड़ता। इस दयनीय हालत में रहने की वजह से कई औरतें बहुत बीमार हो गई। अपने पति की मौत के बारे में सोचकर रोजमेरी के जीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।
उसने खाना पीना बंद कर दिया और दिन रात बस रोती रहती थी। कुछ दिन बाद वो चल बसी। उनकी झोपड़ी के साथ का खेत अब शमशान बन चुका था। आखिर में बस गिने चुने लोग ही बच पाए थे। वो तो अब भूल ही चुके थे कि यहाँ आने से पहले उनकी जिंदगी कैसी हुआ करती थी। आखिरकार 24 अगस्त 1945 को कर्नल ने आकर सबको बताया कि जंग अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद सभी जापानी फौजी उन्हें आजाद करके वहाँ से चले गए। सभी औरतें खुशी से झूमकर नाचने गाने लगी। ये दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची कहानी है और उन सब ने घर पहुंचने के बाद भी मरते दम तक अपनी सहेलियों से रिश्ता बनाए रखा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।